और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं महाराष्ट्र के भिवंडी की ये तस्वीरें हैं। भिवंडी में ये कोई कंपनी है, इस कंपनी में आग लग गई है। ये बेहद व्यथित करने वाली तस्वीरें हैं। जरा देखिए आप, कितनी भीषण आग यहाँ लगी हुई है। आग विकराल रूप में यहाँ हर तरफ फैली हुई नजर आ रही है। ये पूरी इमारत इस वक्त आग की चपेट में है। आप देख रहे हैं कैसे आग की लपटें इमारत की जो खिड़कियां हैं उन खिड़कियों से बाहर निकलती हुई नजर आ रही हैं। इससे अंदाजा लग रहा है कि अंदर कैसा कोहराम इस आग ने मचा रखा होगा। इसी को कहते हैं आग का तांडव, जो इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कितनी भीषण आग। अंदर जो भी कुछ होगा वो सब जलकर खाक। ये एक डाइंग कंपनी बताई जा रही है, तो मतलब यहाँ पर केमिकल्स रखे होंगे, ज्वलनशील पदार्थ रखा होगा जो इस कंपनी के भीतर होगा। और जैसे ही ये आग लगी होगी वो सारा ज्वलनशील सामान जो आग पकड़ता चला गया होगा, ये आग धधकती चली गई होगी और इसी का नतीजा ये भीषण आग इस वक्त लगी हुई है भिवंडी में। तस्वीरें आपके सामने, सीधे आपको लेकर चलेंगे हमारे सहयोगी सूरज ओझा इस वक्त मौजूद है। जाते हैं सूरज ओझा से। सूरज, क्या जानकारी मिल रही है, कब ये आग लगी है और दमकल की कितनी गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं, क्या कोशिशें की जा रही हैं आग को बुझाने की? जी बिल्कुल रमाना, देखिए आज सुबह बताई जा रही है आग लगी है, उससे 1-1.5 घंटे पहले ही आग लगी है। और ये जो डाइंग कंपनी है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो ग्राउंड +2 ऐसी एक इमारत है जिसमें आग लगी। चूंकि इस इमारत में इन्फ्लेमेबल मटेरियल थे, इस वजह से आग फैलती चली गई। ऐसा बताया जा रहा है कि आग इतनी भीषण है, विजुअल्स में जैसा आप देख सकते हैं। इसे बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड ने भिवंडी, कल्याण, डोंबिवली और थाने के अलग अलग फायर ब्रिगेड के जो स्टेशन है वहां से गाड़ियां बुला ली। गाड़ियां बुलाने के बाद अब हर जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी है वो अपने अपने तरीके से आग बुझाने की मुझे ये बताइए, सबसे पहले आप कह रहे हैं अभी 1 से 1.5 घंटे पहले ये आग लगी है, मतलब दोपहर के 12 बज रहे हैं, मतलब आग लगी है करीब 10:30-11 बजे के आसपास। तो ऐसे में जिस वक्त आग लगी, क्या अंदर लोग भी मौजूद थे? इसको लेकर क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, फायर ब्रिगेड का कहना है कि ये जो घटना हुई, इस घटना में कोई भी इंजर्ड नहीं है और कोई भी जख्मी नहीं हुआ है। फिलहाल पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम वहां मौके पर मौजूद है, जो आग बुझा रही है। पुलिस की टीम वहां पर क्राउड मैनेजमेंट कर रही है और साथ ही अब ये पता लगाया जाएगा, जब जैसे ही आग पे काबू पा लिया जाएगा, कि आग लगने का कारण क्या था। आग लगने का कारण क्या था, इसको लेकर बाद में जांच की जाएगी। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें आपके सामने हैं। भिवंडी एक डाइंग कंपनी और इसी डाइंग कंपनी के अंदर ये आग लगी है। और जैसा कि हमारे सहयोगी सूरज ओझा बता रहे हैं कि ग्राउंड +2 फ्लोर, मतलब एक तरीके से आम जबान में अगर कहा जाए तो 3 मंजिला ये इमारत, और इस 3 मंजिला इमारत में कितनी भीषण आग लगी हुई है। तस्वीरें देखिए, इन तस्वीरों को देखकर ही रूह कांप जाएगी। आग ऐसी है कि लपटें जो इमारत की खिड़कियां रही होंगी उनको चीरती हुई बाहर निकलती हुई नजर आ रही है। और कितनी भीषण ये आग है, काला घना धुआं बीच से उठता हुआ आप देख रहे हैं। पूरा आग का गुबार, आग का गोला इस वक्त ये इमारत बनी हुई नजर आ रही है। सूरज ओझा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सूरज, इतनी भीषण आग लगी हुई है और ये ऊपर से डाइंग कंपनी है, तो जाहिर सी बात है भीतर सारा ज्वलनशील पदार्थ ही भरा होगा। आग पर काबू पाना अपने आप में बड़ी चुनौती। सूरज जी बिल्कुल, जैसे ही आपको एक और बात अपडेट कर देता हूं कि ये जो आग है वो करीब 9:15 के आसपास जो कंट्रोल का कॉल था, उसके मुताबिक 9:15 के आसपास उन्हें इस बात की सूचना मिली। आग लगने की सूचना सबसे पहले वहां पर एक पुलिस स्टेशन है, कोनगांव पुलिस स्टेशन की, वहां पर पाटिल मैम है, उन्होंने भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका फायर ब्रिगेड विभाग को दी। जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम ने तुरंत वहां पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को डिस्पैच किया और फिर आग बुझाने का काम शुरू किया गया। तो आग देखिए, अभी भी लपटें इतनी ज्यादा है कि उसे बुझाने का काम चल रहा है। लेकिन इसमें जो फायर ब्रिगेड की टीम है उनका कहना है कि जिस वक्त आग लगी उस वक्त इस घटना के बाद से लेकर अब तक ऐसी कोई भी खबर नहीं आई है कि कोई इसके अंदर मौजूद था। और ये इलाका किस तरीके का है, क्या आसपास जो इमारतें हैं उनके लिए भी खतरा बना हुआ है, क्या उनको खाली करवाया जा रहा है, ऐसी कोई जानकारी मिल रही है क्या सूरज? प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पर जहां तक आग की लपटें जा रही है वहां तक के लोगों को कहा गया है कि आप संभल जाएं और उन सबको नीचे उतरने के लिए कहा गया है। तो हर कोई नीचे उतर चुका है। फायर ब्रिगेड की टीम ने चारों ओर से इसे बुझाने की कोशिश शुरू की है, जो कई घंटों से ऑपरेशन चल रहा है और आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। इंडस्ट्रियल एरिया है ये भिवंडी का, जहां पर ये डाइंग कंपनी जिसमें आग लगी हुई है। सूरज, मेरी आवाज मिल रही है? जी, इंडस्ट्रियल एरिया है ये भिवंडी का, जहां ये डाइंग कंपनी जिसमें आग लगी हुई है।
जी बिल्कुल, ये वहाँ का जो MIDC इलाका है, यानी कि महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का इलाका है। और ये इलाका जहाँ होता है वहाँ पर हर जगह पर इंडस्ट्रियल एरिया ही, इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स ही होते हैं। और ऐसे में जो आग है वो कहीं और ना फैल जाए, कहीं और केमिकल की कंपनी आसपास तो नहीं है, इस सब चीज़ का ख्याल फिलहाल फायर ब्रिगेड की टीम रख रही है और आग बुझाने की प्रक्रिया शुरू है। जी, अभी शुरुआती जानकारी क्या मिल रही है? आग पर किस हद तक काबू पा लिया गया है? सूरज, इसको लेकर क्या अपडेट? रोमाना, जो फायर ब्रिगेड की टीम है उसके मुताबिक आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। कई हद तक तो कुछ इलाके, मतलब बिल्डिंग का कुछ पोर्शन है जहां से आग को बुझा लिया गया है, लेकिन जब तक पूरी तरह से आग बुझ ना जाए, पूरी तरफ से फायर ब्रिगेड को सिग्नल ना मिल जाए कि अंदर जो उनके SOPs होते हैं उसके मुताबिक जब तक पूरा ऑपरेशन, कूलिंग ऑपरेशन से लेकर सारी चीजें पूरी ना हो जाए, तब तक इसे कॉल्ड ऑफ नहीं कहा जाएगा ऑपरेशन को। फिलहाल फायर ब्रिगेड की टीम अब भी आग बुझाने की प्रक्रिया में लगी हुई है। कहना ऐसा है कि कुछ हिस्सों में आग बुझा लिया गया, लेकिन आग कभी भी फैलती है, कभी भी धुआं उठ सकता है। तो जब तक कूलिंग ऑपरेशन कंप्लीट नहीं हो जाता, तब तक फायर ब्रिगेड इसे पूरी तरह से ये नहीं कहेगी कि ऑपरेशन पूरा हो चुका है या परसेंट वाइज इसे डिवाइड नहीं किया गया है। जी, मैं लौटूंगी आपके पास, आप रहिए सूरज हमारे साथ। इस वक्त भिवंडी से हमारे सहयोगी अनिल वर्मा मौजूद हैं और जरा अनिल से ही जानते हैं, क्योंकि वो मौके पर ही मौजूद हैं, बेहतर तरीके से बता पाएंगे कितनी आग पर काबू पा लिया गया है। अनिल, रमन्ना, अगर देखा जाए तो भिवंडी के MIDC एरिया है, सरौली MIDC, जहाँ पर बड़े पैमाने पर कंपनियां हैं। और ये जो कंपनी है मंगल मूर्ति नामक कंपनी में आग लगी और उसके बाद इस आग ने पूरे कंपनी को अपनी चपेट में ले लिया है और धू करके पूरी कंपनी यहाँ पर जल रही है। फिलहाल इस आग पर काबू पाने के लिए दमकल की 4 गाड़ियां यहाँ पर मौके पर मौजूद है और लगातार आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन पानी की कमी होने की वजह से काफी दिक्कत यहाँ पर आ रही है। और हम आपको बता दें कि इस कंपनी में बड़े पैमाने पर अगर देखा जाए तो कपड़े रखे गए थे, रेडीमेड कपड़े थे, कच्चे कपड़े थे। और ये कंपनी जो है पूरी तरह से पहला मंजिला, दूसरा मंजिला और ग्राउंड फ्लोर तक भी आग फैल चुकी है, जिसकी वजह से आग पर काबू पाने के लिए काफी दिक्कत आ रही है। राहत की बात यह है कि इसमें कोई फंसा नहीं है, किसी की जनहानि की संभावना नहीं है, लेकिन बड़े पैमाने पर यहाँ पर इस कंपनी का नुकसान हुआ है। आगे का धुआं जो है काफी दूर दूर तक देखा जा रहा है। फिलहाल यहाँ पर पुलिस पहुंच चुकी है और पुलिस लोगों को हटाने के लिए यहाँ पर मशक्कत कर रही है कि किसी तरह से यहाँ पर और कंपनियों में आग ना फैले, ताकि इस आग के जो लपटें हैं काफी दूर दूर तक फैल रहे हैं। और इसके जो शीशे हैं, जो खिड़कियां के, वो उनके अंदर वो तड़क रही है, जिसकी वजह से कोई जख्मी होने की संभावना हो सकती है। इसलिए पुलिस यहाँ पर दक्षता लेते हुए दिखाई दे रही है। फिलहाल दमकल के कर्मचारी जो यहाँ पर आग पर लगातार काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। आसपास और कौन सी कंपनियां हैं जिनको खाली कराया जा रहा है? कौन सी इमारतें हैं जहां से कर्मचारियों को बाहर निकाला जा रहा है एहतियातन? अनिल, अगर देखा जाए तो आसपास में सारी ही कंपनियां हैं, दूध की डेयरी है और आसपास में कपड़े की कंपनियां हैं और गोदाम है बड़े बड़े, और इन्हें भी आसपास में सुरक्षा के दृष्टिकोण से इनको हटाया जा रहा है, वहाँ पर खाली कराया जा रहा है, ताकि और भी यहाँ पर जनहानि ना हो या फिर ये आग बढ़कर और कंपनियों में ना लगे। इसके लिए यहाँ पर सुरक्षा के हिसाब से, दृष्टिकोण के हिसाब से यहाँ पर दक्षता ली जा रही है। क्योंकि आग सुबह के वक्त लगी और अमूमन कंपनी देर से खुलती है, इसी वजह से ये माना जाएगा कि गनीमत रही अंदर कोई फंसा हुआ नहीं था, वरना तो बड़ी जानहानि हो सकती थी। अनिल जी जरूर, यहाँ पर तकरीबन सैकड़ों के पैमाने में यहाँ पर कंपनियों में काम करते हैं, 2 शिफ्ट में लोग काम करते रहते हैं और रात सुबह के लोग आने वाले थे, उसी वक्त आग लगी। आग की वजह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है, लेकिन जैसे ही ये ऊपर के मंजिल से आग फैलना शुरू हुई, नीचे जो लोग थे वो से निकल के बाहर आ गए और तुरंत कर्मियों को इसकी सूचना दी गई और कर्मी जो है वहाँ पर पहुंचे और लगातार इस आग पर काबू करने की कोशिश की जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि इतना बड़ा MIDC इलाका है और इस इलाके के अंदर फायर स्टेशन नहीं है, और इसके वजह से फायर ब्रिगेड यहाँ पर पहुंचने में थोड़ी सी लेट हुई और उसके बाद ये तब
कि आज पूरे आगे अपने चपेट में पूरी कंपनी को ले बहुत लिया शुक्रिया था। आपका इस फिलहाल तमाम ये जानकारी के लिए। सही बात है, ये इतना बड़ा पूरा इलाका एमआईडीसी वाला और यहाँ पर दमकल कर्मी जो हैं वो समय पर नहीं पहुंचे, जिस बात का जिक्र हमारे सहयोगी कर रहे थे। और देखिए कैसे आग ने विकराल रूप ले लिया है। ये एक डाइंग कंपनी और इसी डाइंग कंपनी में आज सुबह 9 बजे के आसपास आग लगी। फिलहाल दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं, आग बुझाने की कोशिश जारी है। आसपास की इमारतों को भी खाली करा लिया गया है क्योंकि आग का रूप विकराल है। हम अब बात करेंगे चुनावी राज्य बिहार की। बिहार में करीब आधी सीटों पर मतदान हो चुका है। पहले दौर की वोटिंग में सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। अब तक हुए 17 विधानसभा चुनाव के इतिहास पर नजर डालेंगे आप तो इस बार सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है, जिसने पटना से दिल्ली तक सियासी गहमा-गहमी बढ़ा दी है। अब कयास लगाए जा रहे हैं आधी सीटों पर हुए इस मतदान में बिहार में सत्ता का नतीजा छिपा है क्या? सबके मन में सवाल यही, आखिर इस बार क्या होने वाला है? आजादी के बाद अब तक जो भी चुनाव हुए किसी में भी इतनी वोटिंग नहीं हुई है। हालांकि अभी सिर्फ पहले चरण का मतदान हुआ है। सियासी पंडित बता रहे हैं अगर दूसरे और आखिरी फेज की 122 सीटों पर भी इसी तरीके से बम्पर वोटिंग हुई तो ये बिहार की राजनीति को पूरी तरीके से बदल देगा। आंकड़े ये गवाही दे रहे हैं कि जब जब बिहार में 5% से ज्यादा वोटिंग होती है या कम वोटिंग होती है तो राज्य में सत्ता ही नहीं पूरा का पूरा सियासी दौर बदल जाता है। ये आंकड़े इस बार किस तरफ इशारा करेंगे ये समझने की कोशिश आगे करेंगे, क्योंकि फिलहाल तो वोटिंग से गदगद सभी दल और बिहार की सियासत के सूरमा अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। हाईएस्ट वोटिंग हुआ है, हाईएस्ट वोटिंग सरकार की वापसी के लिए हुआ है। बिहार का पास्ट का ट्रैक रिकॉर्ड देखिएगा, 5 से ज़्यादा वोट 10 में पड़े सरकार की वापसी के लिए, 10 से ज़्यादा वोट 15 में पड़े सरकार के वापसी के लिए। तो ये ट्रेंड हमेशा रहा है कि जब ज़्यादा वोट पड़ता है तो सरकार की वापसी के लिए। और जो पूरा फीडबैक आया है, मुझे ये 2010 हम लोगों का एक माने क्या कहते हैं एक पैरामीटर है कि ये सबसे ऊंचा रहा, उससे भी बेहतर रिजल्ट आपको दिखेगा। पहले चरण का मतदान जो है खत्म हुआ, बम्पर वोटिंग आप लोगों ने किया है और आज मैं कह सकता हूं कि आप लोगों ने महागठबंधन के जीत पर जो है मोहर लगाने का काम किया। ये जुनून, ये जज्बा, ये हौसला जो है 11 तारीख को भी दिखना चाहिए। और चलिए मिलकर के नया बिहार बनाते हैं, बेरोजगारी को खत्म करते हैं, पढ़ाई दवाई कमाई सच्चाई और सुनवाई वाली सरकार बनाते हैं। आज मैं ये मानता हूं जिस तरीके से प्रोकम्बेंसी है, जिस तरीके से डबल इंजन की सरकार के ऊपर जनता का विश्वास बढ़ा है, पिछले 1 साल से मेरे प्रधानमंत्री जी ने जो निरंतरता में बिहार आकर बिहार और बिहारियों के लिए योजनाओं को समर्पित करने का काम किया, इसने विश्वास बढ़ाया है हमारी डबल इंजन की सरकार के ऊपर। और मैं ये मानता हूं कि ये जो मत प्रतिशत बढ़ा है ये उसी विश्वास की वजह से बढ़ा है। आज़ादी के बाद बिहार में हुए चुनाव में ये सबसे ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज है। ये 2 बातों को दिखाता है। पहला कि जो बात हम लोग पिछले कई महीनों से, बल्कि मैं 1-2 साल से कह रहा हूँ कि बिहार में 60% से ज़्यादा जनता बदलाव चाहती है। और पिछले 25-30 साल से जो राजनीतिक विकल्प के अभाव में एक तरह से धीरे धीरे राजनीति को लेकर, चुनाव को लेकर उदासीनता बन गई थी, विकल्प नहीं था लोगों के पास। अब जनसुराज के आने से उनको एक नया विकल्प मिला है। लोगों को एक नए विकल्प को देखकर उत्साह रहा है और बड़ी पैमाने पर वोटिंग हुई है, बदलाव के लिए वोटिंग हुई है। तो पहले चरण के मतदान के बाद सभी दलों ने बड़े बड़े दावे कर दिए हैं। दावों की बौछार तो आप सुन ही रहे थे। पहले फेज की वोटिंग के बाद से ही अब ये दावों का सिलसिला जारी है। और ऐसे में कौन क्या कह रहा है ये आपको बता देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी तरफ से कहा गया पहले चरण में ये बढ़त, दूसरे चरण में लहर। तेजस्वी यादव सीएम उम्मीदवार महागठबंधन की तरफ से, वो कह रहे हैं महागठबंधन के पक्ष में ये मतदान हो रहा है। आगे बढ़ेंगे। अगले नेता की अगर बात की जाए, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के मुखिया, वो कह रहे हैं तेजस्वी के पक्ष में हवा है, माहौल संदेश साफ है। इसके अलावा असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा एनडीए रचेगा इतिहास, ये हुंकार भर रहे हैं इस बढ़े हुए मत प्रतिशत को देखकर। और ऐसे में अब आगे आलम यह है कि दावों की बौछार सिर्फ जुबान से ही नहीं, सोशल मीडिया पर भी जोरदार तरीके से की जा रही है। दोनों खेमों की तरफ से पोस्टर जारी करके अपनी अपनी जीत का दावा कर दिया गया है।
नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड की तरफ से सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया, लिखा गया, अब केवल 7 दिन का इंतजार, फिर आ रही है नीतीश सरकार। बिहार बीजेपी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से जीत का दावा किया, लिखा, शहजादे के झूठे वादों के जाल में इस बार नहीं फंसेगा बिहार, 14 नवंबर को वापसी कर रही भरोसे वाली एनडीए सरकार। सोशल मीडिया पर इस सियासी दावेदारी में आरजेडी भी पीछे नहीं। आरजेडी ने लिखा, पहले चरण में अभूतपूर्व समर्थन के लिए आभार बिहार, राजद की जबरदस्त लहर, 14 नवंबर 2025 तेजस्वी के साथ आ रही है बिहार की अपनी सरकार, आ रही है आपकी हर उम्मीद को पूरा करने वाली सरकार। तो बिहार पहले दौर की वोटिंग पर अखिलेश यादव की तरफ से ट्वीट भी कर दिया गया है, चुनाव आधी सीटों पर हुआ और फैसला पूरा आ गया, यह अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया है। बिहार में महागठबंधन की सरकार बन रही है, ये इंडिया की एकजुटता का नया दौर है। अखिलेश यादव आप जानते हैं लगातार बिहार विधानसभा चुनाव में बिहार की जमीन पर उतरे हुए हैं, महागठबंधन के उम्मीदवारों के लिए प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। पूरा जोर न सिर्फ उन्होंने बल्कि उनकी पार्टी के कई और नेताओं ने भी बिहार में लगाया हुआ है प्रचार में। और ऐसे में अब जब कल पहले चरण का मतदान हुआ है और बम्पर वोटिंग हुई है, इसको अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन के लिए एक बड़ी जीत के तौर पर देख रहे हैं। कह रहे हैं इंडिया गठबंधन की एकजुटता का ये नया दौर है, महागठबंधन की सरकार बिहार में बन रही है, चुनाव भले ही आधी सीटों पर हुआ लेकिन फैसला पूरे बिहार का आ गया, ये अखिलेश यादव की तरफ से दावा किया गया। अब दरअसल ये जो दावे किए जा रहे हैं, दावे इसलिए किए जा रहे हैं क्योंकि 2020 के मुकाबले इस बार पहले चरण में बम्पर मतदान हो गया है। फासला 2020 के मुकाबले करीब 8% से ज्यादा का है। 2020 की अगर बात की जाए, पहले चरण में 56.1% वोटिंग हुई थी, वहीं इस बार ये आंकड़ा 64% पार कर चुका है। और जिलेवार किस तरीके से बम्पर मतदान हुआ है, ये भी आंकड़े आपके सामने हैं। देख रहे हैं आप मुजफ्फरपुर, जहां पर करीब 10% से ज्यादा का बदलाव वोट परसेंटेज में 2020 के मुकाबले। लखीसराय में भी यही हाल है, 10% से ज्यादा का बदलाव हुआ है 2020 के मुकाबले। जहां लखीसराय में 2020 में 54% से ज्यादा मतदान हुआ था, इस बार 65% से ज्यादा मतदान हुआ। आगे बढ़िए, अगले जिलों का आंकड़ा जरा दिखा दीजिए दर्शकों को। ये सारण और नालंदा आप देख रहे हैं। सारण में करीब पिछली बार के मुकाबले 9% के आसपास बढ़ोतरी हुई है वोट परसेंटेज में। नालंदा की अगर बात की जाए, करीब 7% के आसपास वोट परसेंटेज में बढ़ोतरी नालंदा में देखी जा रही है, जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गृह जिला है। कुछ और जिलों का आपको हाल दिखाते हैं, ये देख रहे हैं बक्सर और शेखपुरा। यहां पर भी करीब बक्सर में 6% के आसपास और शेखपुरा की अगर बात की जाए तो करीब 7% के आसपास वोट परसेंटेज में इजाफा हुआ है। तमाम जो 18 जिले जहां पर कल वोट डाले गए, 2020 के मुकाबले सभी जिलों में वोट परसेंटेज में बढ़ोतरी हुई है। 6% से लेकर करीब 12% तक वोट परसेंटेज की बढ़ोतरी जो इन जिलों में देखी जा रही है। अब ये जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, इन आंकड़ों से महागठबंधन गदगद, दावा एनडीए भी कर रहा है, लेकिन बिहार का चुनावी इतिहास बताता है कि मतदान ज्यादा बढ़ता है तो सत्ता परिवर्तन होना तय है। और यही तो वजह है कि महागठबंधन के नेता एनडीए की विदाई का बड़ा दावा कर रहे हैं। अगर 2-4 दिन के लिए अगर खुश होना है तो खुश होने दीजिए, इसमें आपत्ति किस बात का है। अगर 2-4 दिन के लिए अगर उसको खुश होना तो होने दीजिए। रहा कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ा नहीं है, पुराना जो पैटर्न था उसी पैटर्न के अनुकूल है। जो हर विधानसभा में 20-25 हज़ार वोट कटा है, उसके अनुकूल वोट परसेंटेज आपको दिख रहा बढ़ा है। आप फिलहाल उनको खुश होना है तो होने दीजिए, बोलिए कि फटाखा फोड़ने के लिए, लड्डू खाने के लिए। बाकी महागठबंधन का सरकार बन रहा है। बीजेपी वाले हमेशा कहते रहे कि जब ज्यादा पोलिंग हो, निकाल के उनके पुराने बयान लाइब्रेरी से देख लीजिए कि जब भी ज्यादा वोट पड़ता है वो एंटी इनकम्बेंसी का वोट होता है। इनके सारे बड़े नेताओं ने कहा। तो आज पलट क्यों रहे हैं? यह सच्चाई है कि बिहार में एनडीए सरकार के खिलाफ एक जन क्रांति हुई है। युवा जिस तरह निकला है, बेरोजगारी और यहाँ पे जो इनकी आपस की लड़ाई है, तो उसके कारण निश्चित रूप से गठबंधन की सरकार प्रबल बहुमत से बनने जा रही है।